पर हमने कल जो फॉर्मूला फाइंड किया था प्रिज्म के लिए, वो फॉर्मूला इस तरीके से फाइंड किया गया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्रिज्म के मटेरियल का, यानी कि जो ये कांच यहाँ पे लिया है, ये जो मटेरियल इसके अंदर होगा, इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यहाँ पे जैसे n2 1 से दिखा रखा, हमने यहाँ पे कल इसको दिखाया था n से, इज इक्वल्स टू हुआ था साइन, और ये वाली वैल्यू आई थी a, हमने डेल्टा यूज किया था, डेल्टा m, और ब्रैकेट था अपॉन 2 था, और फिर अपॉन में साइन a अपॉन 2 था। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि हम जो प्रिज्म का एंगल है उसको बहुत छोटा लेते हैं, ये वाला एंगल, वैसे भी ये डेविएशन बहुत कम होता है, तो यहाँ पे जो ये साइन की वैल्यू है यहाँ पे और यहाँ पे, छोटे एंगल के लिए साइन की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ये फिजिक्स में बहुत अभी जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसके बाद जो है आगे जाके आप ऑप्टिक्स में और ज्यादा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक कंडीशन बहुत बार आएगी जहां पे आपको साइन या टेन थीटा इनको छोड़ना पड़ेगा, छोटे एंगल के लिए इनकी वैल्यूज को हम छोड़ देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हम साइन नहीं लिखेंगे, केवल हम लोग लिखेंगे ए डेल्टा एम अपॉन 2 और फिर a अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा a प्लस डेल्टा एम और अपॉन बचेगा a, राइट। और फिर a से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब a से डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे डिवाइड होगा, a से मैं पूरा दिखाता हूँ आपको, a अपॉन a होगा प्लस डेल्टा एम अपॉन a होगा, a से a कैंसिल होगा यानी कि 1 बचेगा, और प्लस डेल्टा एम प्लस a बचेगा। तो इतनी वैल्यू आपके पास आएगी। अब इस साइड आपके पास क्या है, n की वैल्यू है। इसको हम और सॉल्व करते हैं, मैं इस तरफ को आपको सॉल्व दिखाता हूं जहां पे भी स्पेस है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा एम अपॉन ए इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों को लगता है कि यार डेल्टा एम अपॉन ए तो लेफ्ट साइड में लिख दिया है। आपको ध्यान नहीं देना है कि पक्षांतर किसका हो रहा है, किसको हम चेंज कर रहे हैं। तो हम जो 1 है उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। तो n माइनस 1 हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल m की चाहिए। तो ये हो जाएगा a, ये यहाँ पे डिवाइड में है और मल्टीपल में चले जाएगा n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपके पास प्राप्त हो जाएगा जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है जिसके लिए हम लोग क्लास लेते हैं, आपको सिखाने के लिए टीचर का काम होता है कि जो शॉर्ट स्टेप है वो अच्छी तरीके से बच्चे को बता दिए जाए। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस फॉर्मूले का भी यूज किया जाता है और कभी कभी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो पतले प्रिज्म में प्रकाश का विचलन है वो काफी कम होता है, और उस टाइम पे हम ये रिलेशन भी यूज करते हैं। रिलेशन किस तरीके से होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू ए, ये प्रिज्म एंगल है ए, और यहाँ पे क्या वैल्यू थी आपका, म्यू भी आ सकता है -1, और मैंने कहा यहाँ पे एन भी होगा। ये दोनों वैल्यूज आपके पास हो सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन तीनों का रिलेशन यूज करके हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये कल का टॉपिक था, और इसके आगे हम अब और चर्चा करेंगे कि जो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है वो किन किन कारकों पर या किन बातों पर निर्भर करता है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। पहली बात है प्रिज्म का कोण कितना है। तो प्रिज्म का कोण का अर्थ ये हुआ कि जैसे अभी हम कह भी रहे थे कि अगर ये पतला प्रिज्म है तो ये ए की वैल्यू कम होगी, इस तरीके से ज्यादा है तो ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब कम होता है तो प्रिज्म से जो अपवर्तन होता है वो भी कम होता है, और जब ए की वैल्यू ज्यादा होती तो अपवर्तन भी ज्यादा होता है। कारण है कि जो ये वाला टाइम है ना, ये वाला ये टाइम ज्यादा होता है तो इधर स्पीड कम रहेगी, और यहाँ ये वाला टाइम कम स्पेंड होगा तो यहाँ पे स्पीड कुछ देर के लिए कम हो गया, फिर से उसी माध्यम में आ जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे जो अपवर्तन होता है वो कम होता है, और यहाँ अपवर्तन की अमाउंट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे प्रिज्म का कोण बढ़ेगा अपवर्तन का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखा भी गया है, नोट्स आपके लिए उपलब्ध है। अगली कंडीशन है प्रिज्म की सामग्री, यानी कि अपवर्तनांक, वो किस कांच से बना हुआ है, कौन सा मेटल उसमें यूज हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलग अलग पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, और यहाँ पे हमने पहले भी बात की है कि अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है, और अपवर्तनांक के लिए ही हमने डेरिवेशन फाइंड भी किया था। और अभी हमने जो रिलेशन देखा वो रिलेशन ये था हमारे पास, डेल इज इक्वल्स टू ए n माइनस 1। तो आप इसमें देख सकते हैं ये n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा डेविएशन हमें प्राप्त होगा, और जितनी n की वैल्यू कम होगी उतना डेविएशन हमें कम प्राप्त होगा। तो अलग अलग पदार्थों के लिए वैल्यू अलग अलग होगी, जितना n ज्यादा होगा यानी कि अपवर्तनांक ज्यादा होगा उतना ही डेविएशन
ज़्यादा होगा। तो ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य या रंग। तो जो 7 कलर्स निकल रहे थे प्रिज्म से, उसका एक्सप्लेनेशन कहीं न कहीं यहाँ पे मैं आपको दूँगा और उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो होता क्या है कि जो म्यू की वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, एक रिलेशन आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्ब्डा। आगे जाके एक कॉची की थ्योरम आती है, वो भी अगर आपको अभी है तो नहीं आपकी बुक में, अगर समझना है तो इस तरीके से वो रिलेशन है ए प्लस और यहाँ पे बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा क्यूब। तो इस तरीके लैम्डा की पावर 4, इस तरीके से रिलेशन है। केवल यहाँ पे तक आप कोशिश कीजिए समझने की, आगे आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने म्यू लिखा हुआ है क्योंकि जनरली मैं म्यू यूज करता हूँ, तो यहाँ पे एन आप इसको समझ लीजिएगा अपूर्णांक है। तो 1 अपॉन लैम्डा, इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स रिलेशन है। रिवर्स रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जितनी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी उतना अपूर्णांक कम होगा। यहां मैं धीरे धीरे आपको बोलूंगा ताकि कोई बच्चे को समझ में ना आ रहा है या वो नोट्स बना रहा है तो उसे पता लग जाएगा। वैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जो अपूर्णांक की वैल्यू होगी वह प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उसके इनवर्स। इनवर्स का अर्थ हुआ उल्टा रिलेशन। उल्टा रिलेशन का अर्थ क्या हुआ कि जब लैम्डा बढ़ेगा तो किसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अपूर्णांक की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है कि जो लैम्डा है इससे हम वेव लेंथ दिखाते हैं जिसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान जितना अधिक होगा उतना अपूर्णांक कम होगा। ये भी फिजिक्स की एक मेथड है। बार बार आपसे मैं कहता हूं कि फिजिक्स की कुछ बारीकियां होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो दो रिलेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन क्या कहता है कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी। और इनवर्स रिलेशन कहता है कि एक वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। ये है वो इनवर्स रिलेशन। लैम्डा बढ़ेगा, ये घटेगा, लैम्डा कम होगा और ये ज्यादा होगा। इसी के आधार पे थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं, दो कलर के लिए समझाऊंगा। यहां से लाइट रे गई और उसके बाद इधर आपका आता है वॉयलेट कलर और इधर आता है आपका रेड कलर, इसके बीच में बिग ग्योर बन जाता है, राइट। तो जो वॉयलेट कलर होता है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। कम हुई तो देखिए उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ज्यादा है, यानी कि उसका विचलन ज्यादा हुआ है। और जो रेड कलर है उसका विचलन कम हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। आप ध्यान रखिएगा, ये हाई है या मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। याद रखना आपको, वॉयलेट कलर की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है और रेड कलर की सबसे ज्यादा है। और इसके बीच में पूरा पैटर्न बनता है विव ग्योर, जिसको आप कहते हैं। ये जी और ये वाई ओ और आर लग जाएगा आपके पास। तो ये पूरा बनता है 7 कलर्स का, जिसमें आपके वॉयलेट, इंडिगो, फिर ब्लू आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, येलो आएगा, ऑरेंज आएगा और रेड आएगा। ये आप पैटर्न को याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसको बेनी हैप्पी नाला इस तरीके से याद किया जाता है। और एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो 7 कलर्स में क्यों डिस्पर्स होता है या उसका अलग अलग कलर में किस तरीके से प्रिज्म के बाद जब प्रकाश जाता है तो क्यों स्प्लिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य प्रकाश की अलग अलग है और अलग अलग प्रकाश के लिए जो म्यू की वैल्यू है या एंगल ऑफ डेविएशन है वो अलग अलग होता है, इसलिए हमें 7 कलर्स दिखते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब तक कौन, इंसिडेंट एंगल जो है इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंस एंगल होगा इसके बीच में पूरा ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, और ये प्रैक्टिकल भी है आपके पास। तो इस पे भी डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड थोड़ा दूसरे तरीके से करता है, तो इस पे हम ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। प्रारंभ में इसकी वैल्यू क्या होती है, पहले घटती है, फिर बीच में एक मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन आती है और फिर वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस पे डिस्कस करेंगे आगे। प्रिज्म के बाहर का माध्यम, तो ठीक है, अगर एयर एयर है तो फिर उस तरीके से डिपेंड करेगा। हो सकता है एक तरफ एयर है दूसरी तरफ दूसरा मीडियम है, तो उसके हिसाब से भी क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि यहां हमने क्या लिया था, इस साइड भी हमने एयर ली थी, राइट।
इधर भी हमने एयर ली थी, ये बाहर का, मान लीजिए कि प्रिज्म का ये वाला पार्ट तो एयर के कांटेक्ट में है, लेकिन इधर की तरफ हमने सीधे वाटर लगा दिया, तो तब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिविजन होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी कहीं ना कहीं इस मीडियम की वजह से, क्योंकि जब हम देखेंगे कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन की जो सेकेंड पार्ट है, कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी, यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन की अमाउंट डिपेंड करेगी इस मीडियम पे, तो यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर दूसरा मीडियम है, एयर है तो फिर सेम ही रहेगा, और रिवर्सिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबिलिटी रहेगी। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट है तापमान, यदि जो वहाँ पे जिस मीडियम में हम कर रहे हैं या जिस कंडीशन में हम इस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो वहाँ पे तापमान भी इसमें क्या करता है, विचलन में परिवर्तन करता है। तो इस तरीके से ये 4-5 चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी है, बाकी ये 5वां 6वां जो ऑप्शन है ये एडिशनल है। ये सारी बातें जो है अगर हमारे कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनके लिए लिखी गई है, सेम एक्सप्लेनेशन है, सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे बात करेंगे, इस ग्राफ पे। ये जो ग्राफ है ये आपके पास प्रैक्टिकल में भी है और प्लॉट करने के लिए भी आता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि एक्सिस कौन से है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सॉरी, ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होता है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, राइट। तो एक्स एक्सिस पे हमने आपतन कोण लिया है, आपतन कोण लिया है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको ये पता नहीं है कि भाई किस एक्सिस पे क्या है। दिक्कत ये है कि कुछ स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना नहीं आता। इसका अर्थ ये हुआ कि इधर को जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपतन कोण का मान बढ़ता जाएगा, यानी कि हम जब इधर को पढ़ेंगे कोई भी डाटा तो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि आपतन कोण का मान बढ़ रहा है, राइट। और जो विचलन कोण है जिसको हम डेविएशन एंगल कहते हैं उसकी वैल्यू इधर को बढ़ेगी, राइट। सपोज दैट अगर ये ग्राफ आपका ऐसा आता, राइट, तो मैं क्या कहता कि आपतन कोण के साथ जो विचलन कोण है वो लीनियरली बढ़ रहा है, यानी कि सीधी रेखा में बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ अलग तरीके से हो रहा है। हो क्या रहा है कि आपतन कोण का मान तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन विचलन कोण का मान पहले हाई था, फिर ये देखिए इस तरीके से डाउन 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 डाउन, और एक इस कंडीशन में हम पहुंच रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक एक पॉइंट के बाद ये फिर से जो है बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, पहले एक्सप्लेन करना आपको आ जाना चाहिए कि आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा विचलन कोण का मान पहले कम होगा, एक क्रिटिकल वैल्यू हमें मिलेगी या स्पेसिफिक वैल्यू हमें मिलेगी जहां पे मिनिमम डेविएशन होगा। ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है, ठीक है। और इस कंडीशन के बाद यदि हम आपतन कोण का मान फिर से बढ़ाएं तो फिर से हमारे पास क्या होगा, ये ग्राफ आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि प्रैक्टिकल है, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटर्नल यूज हम कर लेंगे। कुछ हमारे पास ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो जियोजेब्रा है, जियोजेब्रा के थ्रू मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से इसको समझने में सहायता मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या ली गई है। सबसे पहले यहाँ पे लिया गया है, ये है आपके पास इंसिडेंस जो रे है वो ये वाली रे है, राइट। यहाँ पे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊंगा इसका, ये केवल यहाँ समझना पड़ेगा आपको। ये इंसिडेंट रे है और ये प्रिज्म दिखाया गया है, और फिर ये है आपकी वो वाली रे जिसको हम इमरजेंट रे कहते हैं, निर्गत रे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद इसका हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। यदि आपके पास पेन नोट बुक है और आपके पास पेन भी है तो आप चाहे तो कुछ डेटाज आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज बाद में आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि ये जो एंगल है, यहाँ पे देखिए इधर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आपको अब दिख रहा होगा कि वो चेंज हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, राइट। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, लगभग ये 26.5 है जहां से मैं इसको चेंज करना स्टार्ट करूंगा। अब देखिए 27 है, ये वाले यहाँ पे आप जहां 27 लिखा है लेफ्ट साइड में, अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो यहाँ आपको फोकस करना है, और साथ में यहाँ पे भी आपको देखना है कि निर्गत जो रे है लाइट की वो अभी हमें नहीं मिल रही है। अब मैंने वैल्यू बढ़ाई है, तो ये लगभग ये वाली जो कंडीशन है, जो इंसिडेंस एंगल है उसकी वैल्यू जब कितनी है 28 है,
28 डिग्री है। उस टाइम पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे अगर हम लंब यहाँ पे ड्रॉ करते तो ये कंडीशन हमको मिल रही है 90 डिग्री की, मतलब यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो जीरो, अभी डिविएशन कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से देखिए हम बढ़ा रहे हैं वैल्यू, 29 पे पहुंच चुका हूँ, 30 और फिर 32, 33, 34, 35, 36, 37। अभी भी हमें एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो ये पहली कंडीशन है जहां पे क्या हो रहा है, लगातार ये देखिए इस तरीके से ये चेंज होता जाएगा, राइट। यहाँ पे इंसिडेंस एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है और ये हमें मिलता जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू किसकी मिल रही है, निर्गत जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू हमें मिल रही है। इसके साथ एक और मैंने रखा है जहां पे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये पहली कंडीशन है, यहाँ पे मैं एंगल ऑफ डिविएशन अब आपको दिखाता हूँ। अभी तक मैंने एंगल ऑफ डिविएशन शो नहीं किया था, तो पहले मैं केवल ये दिखा रहा था कि जो इंसिडेंस, फिर से एक बार देखें, ये इंसिडेंस रे है और ये निर्गत रे थी, उसके साथ परिवर्तन में आपको दिखा रहा था। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे और ये आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, राइट। फिर से देखिए वैल्यू यहां से चेंज करेंगे और एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू आप पढ़ते जाएंगे। तो ये कंडीशन है, राइट। इसको यहां पे रखते हैं, इधर आपको सही से दिख रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे मैं चेंज करूंगा वैल्यू, आपको दो जगह ध्यान देना है, इस साइड ध्यान देना है 27 जहां पे है वैल्यू, और उसके आगे की तरफ, राइट। अब देखिए एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, चेंज होगा। थोड़ा सा इसके एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम एंगल ऑफ डिविएशन लगभग, अब यहाँ पे देखिए 29 है तो इसकी वैल्यू है 50.051। ये मैंने अब सेपरेट कर लिया, अब आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा, ओके। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है वैल्यू इंसिडेंस एंगल की 30, इसके क्रॉसपॉन्डिंग में अगर आप देखेंगे तो 47.334, फिर 31 है 45.465, फिर यहाँ पे 32 है। इस तरीके से आपको रीडिंग लेनी है। रीडिंग कैसे लेते हैं वो मैं बाद में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कराऊंगा। तो यहाँ पे पहले आप कुछ वैल्यूज देख लीजिए, फिर हमने क्या किया, 33 किया, उसके क्रॉसपॉन्डिंग में डेविएशन एंगल की वैल्यू देख लीजिए, फिर हमने 34 किया, फिर उसके क्रॉसपॉन्डिंग में देखिए 41.931 आया, फिर हमने 35 किया 41.13 आया, फिर हमने 36 किया 40.448 आया, फिर हमने 37 किया, फिर 39.866। इस तरीके से आपके पास डाटा अलग अलग आता जाएगा। अब यहां देखिए मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूं, मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब क्या हो रही है वैल्यू, अभी तक कम होती जा रही थी, अभी भी 37 करीब है, 37, और इधर देखिए इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, राइट। अब वैल्यू क्या हो रही है, ये बढ़नी स्टार्ट हो गई है। देखिए इंसिडेंस एंगल की वैल्यू 53.5 चले गई है और ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, 37, 38। अब यहाँ देखिए आपको ऊपर दिख रही होगी, ये लगभग 60.5 है और ये 39, एक बार 37 के करीब आ गई थी और फिर से 39 के ऊपर पहुंच गई है। तो इस तरीके से हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। देखिए 42 पहुंच गई है फिर से, और ये चेंज होती जा रही है लगातार। यहाँ देखिए ये है कंडीशन, राइट। इस तरीके से आपके पास वैल्यू बढ़ गई है। मैंने जो प्रैक्टिकल किया वो लगभग 1.516 के करीब कर रखा है, तो वो वैल्यूज भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि हमने एक एक्सेल सीट बनाई है और वहां पे ग्राफ भी प्लॉट किया है। ये दिखाने का केवल ये तात्पर्य था कि आपको ये समझ में आ जाए कि इंसिडेंस एंगल की वैल्यू के साथ डेविएशन एंगल की वैल्यू एक बार क्या होती है, मिनिमम पे जाती है और फिर मैक्सिमम की तरफ जाती है, ओके। तो इसको करते हैं बैक और फिर से आते हैं अपने स्क्रीन पर, राइट। तो यहां हम लोग थे, तो ये कंडीशन आपको प्राप्त होती है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। आपने देखा कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे थे तो ये पहले मैक्सिमम मिलेगा किसी वैल्यू पर, और फिर यहाँ पे देखिए इसके क्रॉसपॉन्डिंग में आपतन कोण देखेंगे तो यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी नीचे की तरफ, इस तरीके से यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी होगी। तो इधर कहीं मिला होगा हमें लगभग 28 या 39 के करीब मैक्सिमम था वैल्यू, राइट। उसके बाद हमने वैल्यू को बढ़ाया बढ़ाया तो ये कम होता गया, इधर कम 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 होता गया, और फिर इधर कहीं एक कंडीशन मिली हमें 40 के करीब, इधर जाके ये मिनिमम मिला होगा और फिर ये मैक्सिमम की तरफ गया।
एक और है, अगर आपको देखना होगा तो एक और जियोजेब्रा का यहाँ पे लिंक है जिसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये वो एक्सेल सीट है जिसको, अच्छा ये ओपन नहीं हो रही है, ये है, ये पूरा डाटा है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लगभग रीडिंग जो मैंने लेनी स्टार्ट की है वो रीडिंग ली है 32। ये थोड़ा सा दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत सारा डाटा है, एक एक एंगल पे मैंने डाटा लिया है, और ये मैंने 32 से स्टार्ट करके 85 के करीब तक लिया। यानी कि जो आई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32 से मैंने स्टार्ट किया और आई की वैल्यू 85 तक मैं ले गया, इतनी डिग्री तक मैं ले गया इसको, राइट। यानी कि जो पहली वैल्यू मुझे प्राप्त हुई वो किस पे हुई होगी, वो 32 पे प्राप्त हुई होगी, और जो ये वैल्यू प्राप्त हुई है वो 85 पे हुई है। केवल आप बड़ी वैल्यू को देखिए, इसके क्रॉसपॉन्डिंग में जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो मैं लिख दे रहा हूं। 32 पे मुझे जो वैल्यू प्राप्त हुई है 57.879 प्राप्त हुई थी, राइट। और जो 85 पे मुझे वैल्यू दिख रही है वो फिर से 57.101 दिख रही है, और इसके बीच में बहुत सारा डाटा है, मतलब ये पूरा का पूरा डाटा जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में आप बड़ी बड़ी वैल्यूज लेते हैं। प्रैक्टिकल में जैसे आप आई की वैल्यू 30 लेंगे, फिर आई की वैल्यू हो सकता है आप 40 लेंगे, आई की वैल्यू आप 45 लेंगे, आई की वैल्यू आप 50 लेंगे, आई की वैल्यू आप इस तरीके से 60 लेंगे, आई की वैल्यू 75 लेंगे, बड़ी बड़ी वैल्यूज लेते हैं और उसके क्रॉसपॉन्डिंग में एक एक दो दो वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो कभी हमारा पॉइंट यहाँ आता है, दूसरा पॉइंट फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरीके से, और फिर हम एक स्मूथ ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया, ये एग्जिट जैसे हमारी बुक में दिया गया उसी तरीके से हमें प्राप्त हुआ। जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन मिली है वो मैंने यहाँ पे लिखी भी है। वो कंडीशन मिली है हमें आई की वैल्यू आई इज इक्वल्स टू 51 पर, राइट। यानी आपतन कोण का मान जब 51 डिग्री था तब मुझे ये वैल्यू प्राप्त हुई, और ये वैल्यू प्राप्त यहाँ पे हुई। यहाँ पे जब वैल्यू कैलकुलेट की गई तो ये 41.701 थी। अब आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि वहां पे जब आप दिखा रहे थे तो लगभग 37 वाली वैल्यूज भी आपको दिखी थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होता है वो अलग अलग था। वहां पे मैंने जब लिया था तो मैंने 1.55 इस तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे लिया था, और जो मैं आपको दिखा रहा था वो लगभग 1.50 या 49 के करीब था। तो इसलिए वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया, 5 पे क्यों लिया, ताकि जो ग्राफ हमें मिले वो बिल्कुल आपकी बुक की तरह मिल जाए। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी मिनिमम डिविएशन की भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे कैसे होता है, और ग्राफ भी आपको प्लॉट करना सिखा दिया है। इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप कर पाएंगे। फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको समझने बहुत इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक समबाहु प्रिज्म का कोण, यानी कि जो प्रिज्म दिया है वो समबाहु टाइप का दिया है। समबाहु की कंडीशन क्या होती है ये फटाफट आपको पता होना चाहिए। यानी 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, तीनों एंगल 60 होंगे, राइट। यहाँ पे दे भी दिया उसने, वैसे देने की आवश्यकता नहीं थी। ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ना भी दे, समबाहु वर्ड लिख दिया तो आपको खुद ही पता लग जाना चाहिए कि ये 60 डिग्री होगा। आपतन कोण आई की वैल्यू भी दी है, वो भी कितनी दी है, 60 दी है। से प्रकाश किरण गिरती है यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी कि म्यू दिया हुआ है प्रिज्म के मटेरियल का, और √3 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, विचलन कोण ज्ञात करना है। तो सारे डाटा दिए हुए हैं, कैसे ज्ञात करेंगे वो फटाफट समझ लेते हैं। तो हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रकाश किरण आई, यहाँ पे आपको पता है अभिलंब होता है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, राइट। और ये उसके बाद इस तरफ हो जाती है। ये एंगल सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जिसको हम R1 कहते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो स्नेल्स का लॉ है उसे आपको ध्यान में रखना है। साइन I अपॉन साइन, और ये हो जाएगा R1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, जो हमने n लिखा था ना इसको हम N2 अपॉन N1 भी कहते हैं। यानी कि जिसको हम N2 कह रहे हैं ना, इसीलिए N21 भी बोला जाता है उसको। हमने तो केवल N लिखा था। N21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अगर आप मल्टीपल करेंगे तो देखिए N1 का मल्टीपल किसके साथ होगा, साइन I के साथ होगा। N2 जो N2 होगा उसका मल्टीपल किसके साथ होगा, साइन R1 के साथ होगा। कुल मिलाकर आप याद रखिए, इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम N1 कह रहे हैं और यहाँ का N2 है, इसका मल्टीपल इसी के एंगल के साथ होगा और इसका मल्टीपल इसी के एंगल के साथ होगा। तो फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी। देखिए N1 की वैल्यू
क्या है हमारे पास, दी है नहीं दी है N1 की वैल्यू। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, एयर, एयर की वैल्यू जो है, एयर के लिए ये वैल्यू 1 होती है। N2 हमारे पास गिवन है, N2 कितना दिया है, √3 दिया है। तो कर लेते हैं 1 इंटू साइन कितना दिया है, 60 दिया है, और ये दिया है √3। ध्यान दीजिए ये N2 की वैल्यू दी है √3 इंटू, और यहाँ पे हमें साइन R1 चाहिए। तो ये साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ये √3 इंटू साइन R1 हो गया, √3 से √3 कट गया, कुल मिला के साइन R1 इज इक्वल्स टू 1/2 बचा। राइट, ये वैल्यू आपको मिल गई है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं, तो एक बार फिर से इसको इरेज करते हैं। साइन R1 इज इक्वल्स टू मिला 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 30 की वैल्यू। इसका मतलब साइन साइन कैंसिल, R1 इज इक्वल्स टू मिल गया आपको 30। फिर से फिगर बनाए, यहाँ पे कंडीशन ऐसी बताई थी, ये और फिर प्रकाश ऐसे जा रहा था, और फिर यहाँ पे एक और अभिलंब था, फिर ऐसे जा रहा था। तो ये था R1, यहाँ पे क्या था R2, R1 R2, और ये आपको वैल्यू एक और बताई गई थी, A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। याद कीजिए, ये कल का पूरा डाटा है। A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 हमें मिल चुका है, A हमारा 60 है, ये 30 और प्लस R2, तो R2 इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30 यानी 30 हो गया है। राइट, तो हमें R2 भी मिल गया। अब हमें वैल्यू चाहिए, किस किस की चाहिए, निर्गम कोण, यानी कि ये जो निर्गत कोण है E की वैल्यू चाहिए, और फिर हमें विचलन कोण चाहिए। तो अब हम इसकी वैल्यू फिर से फाइंड कर सकते हैं। फिर से इसको इरेज करते हैं, और फिर कंडीशन पे आइए। यहां देखिए, अब आप केवल यहां से आगे फोकस कीजिए। ये कोण मिला आपके पास 30 का, राइट, और हमें E चाहिए। फिर से देखिए, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, यहाँ पे फिर से एयर है, एयर के लिए वैल्यू 1 होगी। फिर से मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला लगाएंगे सीधे सीधे, यानी कि ये हो जाएगा √3 इंटू साइन, अब कितना आएगा, 30 आएगा। मैंने कहा जिस मीडियम का है उसी का एंगल लेना है, ये वाला मीडियम इसी का एंगल, तो साइन 30 इंटू ये वाला यानी 1 इंटू और साइन ई आ जाएगा। फिर से कह रहा हूं, जो मीडियम है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू उसका एंगल, दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू उसका एंगल, तो √3 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा साइन कितना हो गया ई, तो ये फिर से √3/2, और ये साइन ई अभी अभी बताया था √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो यानी कि जो ई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। अब आपको ई मिल चुका है। फिर से एक रिलेशन बताया था, कल ही बताया था ये रिलेशन भी, I प्लस ई, और ये था आपके पास -a, राइट। I की वैल्यू कितनी है 60, E की वैल्यू कितनी है 60, और इसकी वैल्यू कितनी है 60। तो इसका अर्थ 60 से 60 कैंसिल हो गया, और डेल्टा की जो वैल्यू आई वो भी कितनी आ गई, 60 आ गई। तो ये आपके पास वैल्यू आई, डेल्टा इज इक्वल्स टू, तो कुल मिला के आपके पास दोनों वैल्यूज E इज इक्वल्स टू भी 60, और जो विचलन कोण है उसकी वैल्यू भी 60 आई। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन है और वैसे ही आपको करना है सॉल्व। कोई चेंज नहीं है, चेंज है केवल एंगल ऑफ इंसिडेंस में, प्रिज्म के कोण में, और म्यू की वैल्यू में। तो कोई दिक्कत नहीं है, डिट्टो क्वेश्चन है, आप सेम टू सेम कर सकते हैं, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यदि नहीं आएगा तो आपको ये क्वेश्चन बता दिया जाएगा, आप अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा। एक छोटी सी बात आपको बतानी है, वो ये है, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने जब रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा तब पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं कि होता क्या है, जब रिफ्रैक्शन होता है ना, अपवर्तन की घटना होती है, तो अपवर्तन की घटना में एक तो मैंने आपसे कहा कि स्पीड जो है चेंज होगी। किसकी स्पीड चेंज होगी, जो लाइट रे होगी, जो लाइट की क्या है, रे है, जो प्रकाश किरण है उसकी एक तो स्पीड चेंज हो जाएगी। अगली बात जो चेंज होगी वो वेव लेंथ चेंज हो जाती है, यानी कि तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाती है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज चेंज नहीं होती है, वो है फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, उस प्रकाश की आवृत्ति अपवर्तन की घटना में परिवर्तित नहीं होती है। फिर से कह रहा हूं कि जो अपवर्तन की घटना होती है, उस अपवर्तन की घटना में जो लाइट रे जा रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, उसकी
आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उसकी स्पीड बदलती है और उसका क्या भी बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य बता। एक रिलेशन यदि आपको समझना है तो v इज इक्वल्स टू एन लेमडा होता है। v क्या है, स्पीड है, n फ्रीक्वेंसी है और लेमडा तरंग दैर्ध्य है। तो n इज इक्वल्स टू v अपॉन लेमडा। इन दोनों में इस तरीके से परिवर्तन होता है कि ये और ये परिवर्तित होंगे और n का मान हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, कभी कभी एक नंबर का ही क्वेश्चन आ जाता है। तो जो प्रिज्म से रिलेटेड आपके पास जितना दिया था, पहले ज्यादा सिलेबस था, अब कम है, वो सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।